छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के दौरान एक भावनात्मक और प्रेरक दृश्य देखने को मिला, जब आत्मसमर्पण कर चुके 140 पूर्व नक्सली सदन की कार्रवाई देखने पहुंचे। इनमें 55 महिलाएं और 86 पुरुष शामिल थे, जो अब मुख्यधारा से जुड़ चुके हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला पुनर्वासितों में से 36 बीजापुर और 16 कांकेर जिले से आई थी। ये सभी पहले नक्सली संगठनों से जुड़े हुए थे, लेकिन बाद में आत्मसमर्पण कर राज्य सरकार की पुनर्वास नीति के तहत समाज की मुख्यधारा में लौट आए। विधानसभा परिसर में इन सभी पुनर्वासितों के साथ संवाद कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। इस दौरान उन्होंने अपने जीवन में आए सकारात्मक बदलावों में नए अनुभवों को साझा किया। कई लोगों ने बताया कि हिंसा का रास्ता छोड़कर अब वे सामान्य जीवन जी रहे हैं और रोजगार व शिक्षा से जुड़ रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि ये परिवर्तन राज्य सरकार की प्रभावी पुनर्वास नीति का परिणाम है। उन्होंने कहा कि जो लोग कभी भटक गए थे, वे अब विकास की मुख्य धारा में शामिल होकर सम्मानजनक जीवन की ओर बढ़ रहे हैं। आज बड़ा ऐतिहासिक क्षण है कि 140 पुनर्वासित हमारे भाई बहनें जो भटक गए थे, अब पुनर्वासित होकर वापस समाज से जुड़े हैं, विकास की मुख्यधारा से जुड़े हैं, देश के संविधान पर विश्वास जताए हैं और आज विधानसभा भवन में आए हैं। ये बहुत खुशी का बात है, सबका बहुत स्वागत है। उन लोगों से हम लोग वार्तालाप भी किए हैं। हम लोगों ने उनसे पूछा कि पहले की ज़िंदगी और अब की ज़िंदगी में क्या फ़र्क महसूस कर रहे हैं। तो अब बहुत अच्छा उनको लग रहा है, विकास से जुड़े हैं तो। और इसके पहले भी 120 पुनर्वासित यहाँ पर आए थे, कार्रवाई भी देखे थे, विधानसभा में वो लोग भी आए थे। तो ये बहुत बड़ी जीत है हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में कि हमारे ऐसे पुनर्वासित लोग नक्सलवाद को छोड़कर आज विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। 31 मार्च भी अब आ गया है सर, नक्सलवाद खत्म लगभग। अब बिल्कुल वो तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे केंद्रीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी का संकल्प, दृढ़ इच्छा शक्ति, और अब संकल्प पूरा होने में बहुत कम समय है। खाली एक तरह से तारीख का ही इंतजार है, बाकी तो आप सब लोग भी समझ रहे हैं कि नक्सलवाद समाप्ति हो गया है। दुर्ग जिले के छावनी थाना क्षेत्र के सोनकर मोहल्ले में दो नाबालिगों के बीच हुआ मामूली विवाद अचानक हिंसक झड़प में बदल गया। घटना के बाद इलाके में तनाव की स्थिति बन गई, जिससे देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है और सीसीटीवी से निगरानी की जा रही है। पुलिस के अनुसार विवाद के दौरान दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और मारपीट व पत्थरबाजी हुई। इस दौरान पुलिस टीम को भी विरोध का सामना करना पड़ा। घटना में पुलिस जवानों सहित 4 से 6 लोग घायल हुए। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि हालात नियंत्रण में है और शांति समिति की बैठक के जरिए तनाव कम करने की कोशिश की जा रही है। दोनों पक्षों के कई लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। थाना छावनी के अंतर्गत जो सोनकर मोहल्ला है, वहाँ पे 2 बच्चों की विवाद हुआ था। उस विवाद को लेकर जो वहाँ के बड़े हैं, वो 2 पक्षों में मारपीट और विवाद की स्थिति निर्मित हो गई थी, जिसमें हमने सभी का मेडिकल मुआयजा कराया है। मुआयजा कराने के उपरांत हमने दोनों पक्ष की तरफ से अपराध पंजीबद्ध कर दिया। ऐसी कोई जानकारी कि वापस फिर से कहीं कोई विवाद की स्थिति बन पड़े तो उसके लिए क्या रहती है? अभी हमने शांति समिति यहाँ के जनप्रतिनिधियों को लेकर और जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको लेकर एक शांति समिति की बैठक भी कराई है। बैठक उपरांत दोनों पक्षों में शांति व्यवस्था स्थापित करने की भी बात हुई है। इसके अलावा हमारा जो फोर्स है लगातार पेट्रोलिंग कर रही है। हमारा जो बल है वो लगातार पूरे क्षेत्रों में शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए लगातार ड्यूटी कर रही है। सर, कल जो घटना हुई है उसमें कितने लोग इंजर्ड हुए? जो हमने मुआयजा करवाया था उसमें 3 लोग एक पक्ष से और दूसरे पक्ष 7 लोगों को मेडिकल मुआयजा कराया गया है। पुलिस अधिकारियों को भी चोटें आई है? नहीं, ऐसा अभी ऐसा कोई हमारे पास सूचना नहीं है। नहीं, हमारे पास ऐसा सूचना नहीं है। उनके द्वारा इसी बात कोई रिपोर्टिंग नहीं। सर, कितने लोगों के खिलाफ एफआईआर? दोनों पक्षों के ऊपर एफआईआर हुई है। उसमें भी क्योंकि दोनों पक्ष अंधेला था, इसलिए ज्यादा पहचान नहीं पाए हैं। अभी लोगों का बयान वगैरह लिया जाएगा, उसमें स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। सर, जो कल जो विवाद हुआ था उसमें क्या क्या हथियार, कोई हथियार भी निकले थे? अभी उसी सब चीजों को इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता था। प्रथम दृष्टया हमने अपराध पंजीबद्ध कर लिया, बाकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। थाने में क्या कुछ विषय को लेकर? हाँ, आपका शुभ नाम? प्रदीप। पूरा नाम बताइए आप। ठीक है, मेरा नाम अमित मंगल। आज के डेट में 1 मिनट रुक जा, बात करने दे। मेरा नाम अमित मंगल, रायपुर से आ रहा हूँ। ठीक है,
कल तक मामला था एक लड़की का, एक आपको सब पता है, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, वो जिसकी लड़की गई है, जिसकी बहन गई है, वो भी मेरा दोस्त है, ठीक है, मेरा भी दोस्त है। उस बंदे के साथ और मेरे यहाँ का वार्ड का पार्षद, हम साथ में बैठ के यहाँ पे हमने बात किया, शाम तक लड़की आएगी, कहीं से भी लाएंगे, चाहे पताल खोदना पड़ जाए हम लाएंगे। हमने लड़की ला के दी। इनका कहना था हम किसी पे केस होने नहीं देंगे, हम किसी पे केस नहीं होने देंगे, मंगल भैया आप लड़की ला दो। हमने लड़की ला दिया। लड़की लाने के बाद उस लड़के पे 76 लग गया, उस लड़के पे 76 लग गया। तो भैया ये कहाँ का, ये दोगलापन हुआ कि नहीं हुआ? एक बार आप मेरे से बोल रहे हो कि भैया आप लड़की को मंगवा दो, हमको आप पे भरोसा है, आप चोट भी लगा। अरे तो वो तो बाद में आऊंगा ना, अभी तो कल की बात बोल रहा हूँ। अभी तो ये तो चोट आज लगा है ना, लड़की के मैटर से चोट आज लगा होगा। अब आप लड़की को ला दिया, लड़की लाने के बाद में अब उसके बाद में इनको क्या होना चाहिए कि राजीनामा होना चाहिए। राजीनामा अब लड़की नहीं आती 6 महीना तो क्या करते? लड़की 6 महीना नहीं आती तो क्या करते बताओ? है गलत बात बोल रहा हूँ क्या? लड़की अगर कल नहीं आती 6 महीने बाद आती तो क्या करते? इनके कहने के अनुसार मैंने 24 घंटे पे लड़की को हाजिर कर दिया थाने में। उसके बाद बयानबाजी हुआ है, वीडियो भी बना है लड़की का, टीआई साहब बनाए हैं और वो बताएंगे। उसके बाद चलो ठीक है, कल का हो गया जो हो गया। आज लड़की को 76 लगा के बेच दिए। कहाँ बेच दिए? जेल बेच दिए 76 लगा के। धनिया मिर्ची बेचता है वो, उसकी गलती क्या थी? धनिया मिर्ची बेचता है। सिंह करनी सेना प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, जैसा कि आप लोगों को पता है कि निरंतर छावनी थाना ऐसा है जहां दो पक्ष के बीच में हमेशा विवाद होते आ रहा है। और दुख की बात यह है कि हमेशा एक पक्ष ऐसा रहा है जो सनातनी है, जो ये सत्ता में बैठी सरकार है बीजेपी, उसको समर्थन करती आ रही है। और बहुत ही निंदनीय और दुख की बात यह है कि ये जो पक्ष है ये हमेशा पीटते हुए आ रही है, हमेशा दर्द और तकलीफ को झेलते हुए आ रही है, हजारों दर्द अपने सीने में दबा करके, क्योंकि यहाँ जो बैठी हुई सरकार है उस पर कहीं कोई आंच ना आए, कोई आरोप ना आए, वो झेलते हुए आ रही है। और निरंतर ये घटना बढ़ती चली जा रही है। आज एक जो घटना घटित हुई, ये नाबालिग बच्चों के बीच की लड़ाई थी। उसमें मुकेश सोनकर जो हमारे भाई हैं, उन्हें सामने वाले पक्ष मतलब दूसरे पक्ष के द्वारा बुलाया जाता है कि आप आइए, ये दो बच्चों के बीच में लड़ाई है, इसको समझौता करके खत्म करवाइए। और एक षड्यंत्र के तहत इनको घेर कर इनको जान से मारने की कोशिश करी जाती है। आप जाकर देख सकते हैं, उनके सर पे चोट है, उनके गाल पे चोट है। मतलब ऐसा वार तभी किया जाता है या होता है जब किसी को खत्म करना हो। छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय में शासकीय अधिकारी कर्मचारियों के एमटेक प्रवेश को लेकर उठे विवाद पर सरकार सख्त हो गई है। तकनीकी शिक्षा मंत्री गुरु खुशवंत साहेब ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि बिना विभागीय अनुमति पढ़ाई करने वालों पर कार्रवाई होगी। मंत्री ने बताया कि शासकीय कर्मचारियों के लिए विभागीय एनओसी और अवकाश की अनुमति अनिवार्य है। कुछ मामलों में बिना अनुमति प्रवेश की जानकारी मिलने पर जांच के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि एमटेक में 75% उपस्थिति अनिवार्य है और निर्धारित उपस्थिति पूरी करने वाले छात्रों को ही परीक्षा में बैठने की अनुमति मिलेगी। निश्चित ही आज हमारा तकनीकी विभाग का जो CSVTU है, छत्तीसगढ़ स्वामी विवेकानंद यूनिवर्सिटी भिलाई, उसमें एक ध्यान आकर्षण लगाया गया था कि क्या जो हमारे शासकीय कर्मचारी अधिकारीगण हैं जो एमटेक की पढ़ाई करते हैं, तो अनुमति लेकर वो कहीं ना कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, अवकाश लेकर कि नहीं, इसके ऊपर सवाल था कि अनियमितता तो नहीं हुई है, इस पर ध्यान आकर्षण था। तो निश्चित ही हम जब भी किसी को एडमिशन देते हैं तो निश्चित ही जो नियम है उसके तहत ही एडमिशन दिया जाता है, जिसमें विभागीय एनओसी की आवश्यकता होती है, अवकाश की अनुमति की आवश्यकता होती है, और जितनी भी नियम होती है उसके अनुसार ही हम हमारे CSVTU में एमटेक की पढ़ाई के लिए उनको एडमिशन देते हैं। तो निश्चित ही उसी के अनुसार ही उसमें नियमानुसार ही उसमें अनुमति दी गई है। साथ ही साथ कुछ लोगों की जानकारी आई कि बिना विभागीय अनुमति के पढ़ाई कर रहे हैं, तो निश्चित ही उसमें वहाँ सदन पे
घोषणा किया गया है कि निश्चित ही इसको परीक्षण कराकर उचित निर्णय उसमें लिए जाएंगे और निश्चित ही जिस प्रकार एमटेक की पढ़ाई के लिए एग्ज़ाम के लिए 75% अटेंडेंस अनिवार्य है, तो जिसका अटेंडेंस 75% होगा वही उस पेपर में बैठ पाएगा और जिसका अगर 75% से कम अगर अटेंडेंस होगा तो उसका परीक्षण निरस्त किया जाएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र के प्रश्नकाल में बालोद में आयोजित राष्ट्रीय जम्बूरी में कथित अनियमितताओं का मुद्दा जोरदार तरीके से उठा। राघवेंद्र सिंह ने भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सरकार को घेरा, जिससे सदन का माहौल गर्मा गया। प्रश्नकाल के दौरान उन्होंने जम्बूरी आयोजन से जुड़े कई सवाल उठाए, जिसमें स्काउट गाइड के पदेनाध्यक्ष, आयोजन स्थल के चयन, क्रियान्वयन एजेंसी और शिकायतों पर जांच की स्थिति शामिल रही। इस मुद्दे पर कुंवर सिंह निषाद ने भी जांच की मांग करते हुए सरकार से जवाब देने को कहा। ये जम्बूरी का जो विवाद है सीधा सीधा भ्रष्टाचार की एक भेंट चढ़ी हुई है और 10 करोड़ का मामला होता है कि बगैर टेंडर के आप वहाँ पर निर्माण काम चालू कर देते हैं, निर्माण की प्रक्रिया नहीं अपनाते हैं, जो जेम पोर्टल की जो बातें आती उस जेम पोर्टल के आधार पर नहीं कर पाते हैं। और उसके बाद ये लड़ाई दो दिग्गजों की है, एक तरफ शिक्षा मंत्री जी और एक तरफ सांसद जी। सांसद जी बोलते कि मैं इस का अध्यक्ष हूँ और शिक्षा मंत्री बोलते कि मैं इसका अध्यक्ष हूँ। ये दोनों की लड़ाई का भेंट ये जम्बूरी चढ़ा है। पहले रायपुर में होना था, लेकिन अचानक स्थान परिवर्तन कर दिया जाता है और बालोद जिला के दुधली मालीगोरी में आयोजन किया जाता है। और जिस पर शुरुआत से ही ये बातें आई कि बगैर टेंडर के, बगैर किसी चीज़ के वहाँ पर आयोजन कर दिया जाता है और सीधा सीधा राशि शिक्षा विभाग के अधिकारी डीओ के खाते में जमा कर दिया। आज उसी पर मैंने प्रश्न पूछा तो बोले कि क्यों नहीं किया जा सकता। बोले आयोजन होता है स्काउट गाइड का और सीधा सीधा पैसा चला जाता है डीओ के खाते में। तो ये बड़ा भ्रष्टाचार का जो मामला उजागर हुआ है, लेकिन सरकार इस पर स्पष्ट बात नहीं कर पा रही, गोल गोल घुमाने का काम कर रही है, क्योंकि सारे अधिकारी इसमें मिले हुए हैं और बड़ा मामला इसमें आया भ्रष्टाचार का, इसलिए लोग जवाब नहीं दे पा रहे हैं। बिल्कुल, उसने अपने घोषणा पत्र में समाहित किया था कि जितने भी चाहे दैनिक वेतन भोगी हों, चाहे अतिथि शिक्षक हों, चाहे वो विद्यामितान हो, चाहे जो भी हो, सबको उन्होंने कहा था कि हम सबको नियमित करेंगे। लेकिन आज वो अतिथि शिक्षक जिसकी दैनिक मजदूरी के हिसाब से रोजी दी जाती 20,000 महीने के हिसाब से, यदि उनको छुट्टी लेना चाहे तो छुट्टी नहीं मिल पाती, अगर छुट्टी ले लेते हैं तो उनका वेतन कट जाता है। तो इस पीड़ा से उन लोग गुजर रहे हैं, वो न्याय की मांग इस सरकार से कर रहे हैं, लेकिन उम्मीद नहीं है कि ये सरकार अपने घोषणा पत्र को अमल करेगी, मोदी की गारंटी योजना को ये लागू करेगी। राजधानी रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान जहरीली गैस की चपेट में आने से 3 मजदूरों की मौत हो गई। घटना से इलाके में हड़कंप मच गया। मृतकों की पहचान गोविंद्र सेंद्रे, अनमोल मचकन और प्रशांत कुमार के रूप में हुई है, जो सिमरन सिटी क्षेत्र के निवासी बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार तीनों मजदूर टैंक की सफाई के लिए अंदर उतरे थे, जहां जहरीली गैस के कारण उनकी तबियत बिगड़ गई और मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना है कि मजदूरों को बिना सुरक्षा उपकरण के टैंक में उतारा गया और सुरक्षा मानकों की अनदेखी की गई। फिलहाल पुलिस और प्रशासन मामले की जांच में जुटे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। यहाँ हॉस्पिटल में जो है 3 मजदूर जो है वो सफाई के लिए उतरे थे, उसमें तीनों की डेथ हो गई है और उनकी पोस्टमार्टम के लिए बॉडी भिजवाई गई है। साथ ही अभी जो परिजन है वो अस्पताल प्रबंधन से मुआवजे को लेकर मांग कर रहे हैं। 2 दौर की बातचीत हो चुकी है और अभी बातचीत जारी है। राजधानी रायपुर के रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में सीवेज टैंक की सफाई के दौरान 3 सफाई कर्मचारियों की मौत का मामला अब सियासी रंग लेता जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि सफाई कार्य करने वाली एजेंसी की जिम्मेदारी थी कि कर्मचारियों को सभी आवश्यक सुरक्षा उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। बघेल ने सवाल उठाया कि बिना सुरक्षा के कर्मचारियों को इस तरह के खतरनाक काम में क्यों उतारा गया। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मामले में दोषी चाहे हॉस्पिटल प्रबंधन हो या संबंधित एजेंसी, सभी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो ये है कि जो एजेंसी को काम दिया गया था उसकी जिम्मेदारी बनती है कि प्रॉपर की वो पहने और जो भी दोषी हो, चाहे वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट का दोष हो, चाहे जिसको काम दिए हों, या हो सकता है, मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि ये हॉस्पिटल के स्टाफ हैं कि किसी को ठेका दिए थे, ये मुझे जानकारी नहीं, लेकिन जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए।
सफाई के नाम से किसी की मौत हो जाए, वो भी एक नहीं 3-3